दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज का जो हमारा प्रीमिक्स रहेगा एनवायरनमेंट से रिलेटेड, हम डिस्कस करेंगे आपके 5 क्वेश्चंस एंड पर्टिकुलरली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रीमिक्स के पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर बात हो रही है एक इंडेक्स के बारे में। द क्लाइमेट क्राइसिस इज अ चाइल्ड राइट्स क्राइसिस, इंट्रोड्यूसिंग द चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। अब इससे रिलेटेड अब आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि आपकी रिलीज की गई थी एज अ पार्ट ऑफ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 6th असेसमेंट रिपोर्ट। सेकंड में कह रहे हैं ये रैंक करती है कंट्रीज को ऑन द चिल्ड्रंस एक्सपोजर टू क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल शॉक्स। और थर्ड में कह रहे हैं कि एज पर द इंडेक्स जो आपके चिल्ड्रन इन इंडिया है, दे आर एट लोअर रिस्क ऑफ द इंपैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस। तो ये 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये बेसिकली यहां पर आपकी सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, उसी के आधार पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। कि पहली बात तो ये आपकी यूनिसेफ द्वारा रिलीज की गई है, ये आपकी आईपीसीसी के असेसमेंट रिपोर्ट का पार्ट नहीं है। उसके अलावा इस रिपोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया है एक चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, एक कॉम्पोजिट इंडेक्स यहां पर तैयार किया गया है, जिसके चलते नेशंस को रैंक किया गया है कि किस तरीके से वहां पर जो चिल्ड्रन हैं कितना उन्हें एक्सपोजर है टू द क्लाइमेट शॉक्स और जितने भी एनवायरमेंटल शॉक्स रहेंगे। ठीक है जी, तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव लुक यहां पर, आउटलुक यहां पर देने की कोशिश की है कि बच्चे किस तरीके से इफेक्ट होते हैं आपके क्लाइमेट क्राइसिस से। तो इसमें बेसिकली एक कॉम्पोजिट जो इंडेक्स है, तो उसमें आपका ज्योग्राफिकल डेटा को एनालाइज करते हुए ये देखा गया है कि कितनी वल्नरेबिलिटी है, कितना एक्सपोजर है इस तरीके का। ठीक है जी। उसके अलावा रैंक्स, बेसिकली जितने भी कंट्रीज जैसे भी आपके इंडेक्स रहते हैं, इसमें कंट्रीज आपकी रैंक की जाती हैं, तो किस पर्टिकुलर बेसिस पे की गई कि क्या कितना एक्सपोजर है बच्चों को इस तरीके के शॉक्स का, जैसे साइक्लोन्स होंगे, हीट वेव्स होगी। फिर उसी के चलते जो आपके 4 साउथ एशियन कंट्रीज हैं वे चिल्ड्रन आर एट एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ द इंपैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस। कौन कौन से हैं वो आपका पाकिस्तान 14th, बांग्लादेश 15th, अफगानिस्तान 25th और इंडिया यहाँ पर आपका 26th। तो ये बेसिक सी फाइंडिंग्स रही हैं इस इंडेक्स की, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स निकलते हैं, किसके द्वारा निकाले जा रहे हैं, क्या की फाइंडिंग्स रही है, इंडिया से रिलेटेड क्या फैक्ट्स वहां पर रखे गए हैं, ये सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ एग्रीमेंट्स और कन्वेंशन से रिलेटेड यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं। 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है इनमें से कौन कौन स्टेटमेंट्स आपकी यहां पर करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं जो आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, रेगुलेट करता है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ मैन मेड केमिकल्स रेफर टू एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। सेकंड में कह रहे हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में कमिट करता है स्टेट पार्टीज को कि वो रिड्यूस करें ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस। और थर्ड में आपको क्योटो प्रोटोकॉल के लिए कह रहे हैं कि ये आपका एम करता है कि जो आपके पीओपीज हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, उनकी प्रोडक्शन और उनके यूज को रिस्ट्रिक्ट भी करना है और एलिमिनेट भी करना है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स आपको यहां पर दी गई हैं अलग अलग कन्वेंशन एग्रीमेंट से रिलेटेड। थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर भी आपकी सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 1 ही करेक्ट है। ये आपस में इन दोनों का इंटरचेंज यहां पर किया गया है, ये आपके लिए एक ट्रैप सेट किया गया था। ठीक है जी। तो बेसिक सी बात कर लेते हैं, तीनों ही आपके इन एग्रीमेंट्स के बारे में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बात कर लेते हैं। आपके ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, जिसे हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस भी कहते हैं। तो बेसिकली यहां पर क्या बात रखी गई कि आपकी जिस तरीके से प्रोडक्शन और कंजम्पशन हो रही है ऑफ नियरली 100 मैन मेड केमिकल, जिन्हें हम ओडीएस कहते हैं, तो उन पर रेगुलेशन लगाने की जरूरत है। ठीक है जी। अडॉप्ट किया गया था सितंबर 1987 में, और अभी तक the protocol is to date the only UN treaty ever that have been ratified by every country on the earth। ठीक है जी। ऑल 198 यूएन मेंबर स्टेट्स आपने उन्होंने इस पर्टिकुलर ट्रीटी को यहां पर आपकी रेटिफाई किया था। उसके अलावा किगाली एग्रीमेंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है इस तरीके से कि यहां पर जो आपके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं उनको यहां पर कम करने की बात की गई है, उनका प्रोडक्शन और जो कंजम्पशन है उसे रिड्यूस करने की बात की गई है। उसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बात करें 1992, जो बेसिकली आपकी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि एक्सटेंड करती है 1992 यूएनएफसीसी। ठीक है जी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्या बात रखी गई थी कि इसमें जो स्टेट पार्टीज रहेंगी वो कमिट करेंगी कि उन्हें जो उनकी ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस हैं उसे रिड्यूस करना है बेस्ड ऑन द साइंटिफिक कंसेंसस। ठीक है जी।
ग्लोबल वार्मिंग जिसकी वजह से हो रही है बहुत ज़्यादा, और जो आपका ह्यूमन मेड CO2 हो रहा है वो उसे और ज़्यादा वहाँ पर बढ़ा रहा है ग्लोबल वार्मिंग को। ठीक है जी। फिर बात आती है स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में। तो ये अब आपकी जो ट्रीटी है, जो कन्वेंशन है ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, जिन्हें हम POPs भी कहते हैं, इंटरनेशनल एनवायरमेंट ट्रीटी है, 2001 में साइन की गई थी, लागू कर दी गई थी मई 2004 से। ठीक है जी, आपको क्लियर हो ही गया है कि जो आपके POPs हैं उनको एलिमिनेट और रिस्ट्रिक्ट करना है, उनका यूज और प्रोडक्शन को भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करने की बात की गई थी। तो हर एक कन्वेंशन, हर एक ट्रीटी का क्या ऑब्जेक्टिव था, ये क्लियर होना काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, आपका 2021 का ही क्वेश्चन है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ठीक है जी, कि इंडिया की जो प्रिपरेशन है उससे रिलेटेड अब आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। यहाँ पर 4 कोड्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, देख लेते हैं स्टेटमेंट्स के बारे में क्या कह रहे हैं। जो आपका क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच है इंडिया में, ये पार्ट है एक प्रोजेक्ट का जो कि आपका क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी CCAFS इनके द्वारा यहाँ पर लीड किया जा रहा है, जो कि एक इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम है। सेकंड कह रहे हैं जो प्रोजेक्ट ऑफ CCAFS एक आप कैरी आउट किया जा रहा है अंडर द कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च CGIAR, जो कि आपका फ्रांस में हेडक्वार्टर्ड है। और थर्ड में कह रहे हैं जो इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इन इंडिया, ये आपकी CGIAR का एक रिसर्च सेंटर है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपको दी गई थी, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन बताइए इनमें से कौन कौन स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो बेसिकली यहां पर आपकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। 2021 का क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कुछ 4 पॉइंट ही आपके नोट्स में ऐड होंगे। तो बेसिकली ये जो आपका क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट है इंडिया में, ये है CGIAR रिसर्च प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, इनका ये प्रोग्राम है। ठीक है जी। CCAFS ने बेसिकली अपने जितने भी इस तरीके के क्लाइमेट स्मार्ट जो विलेज वाला जो प्रोग्राम था 2012 से शुरू कर दिए थे अफ्रीका में कुछ कंट्रीज में, फिर उसके बाद आपके साउथ एशिया में जैसे बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल हो गया। और इसमें जो आपका क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, ये आपका कैरी आउट किया जा रहा है CCIAR द्वारा। ठीक है, CGIAR द्वारा। और इन्हीं की जो रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बात हो रही थी, पहली बात हेडक्वार्टर आपका क्लियर हो गया यहाँ पर। फिर क्या है, ये ग्लोबल पार्टनरशिप है जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को वहां पर यूनाइट करती है कि फूड सिक्योरिटी पर जितनी भी रिसर्च कैरी आउट की जा रही है उसे कोलैबोरेट किया जाए, उसे और ज्यादा बढ़ाया जा सके। ठीक है जी। फिर वही बात की जो आपका इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स है, वो पर्टिकुलरली आपका CGIAR का ही रिसर्च सेंटर है। तो यही सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस और कौन कौन से इस तरीके के इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी स्थापना की गई है पर्टिकुलरली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। ठीक है जी। तो ये उसी से रिलेटेड आपका 2021 का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि काफी पॉलिसी मेजर्स आपके लिए जा रहे हैं ताकि जो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट है उसे काउंटर किया जा सके इंडिया में। अब उसी से रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर काउंसिल है ऑन क्लाइमेट चेंज, उन्होंने डायरेक्ट किया है मिशन अंडर NAPCC कि एनहांस करें, रिप्रायोरिटाइज करें उन्हें बिसाइड सेटिंग अप न्यू मिशन, कि नए मिशन सेटअप नहीं करने, जो ऑलरेडी हमारे लागू किए जा चुके हैं, जो ऑलरेडी आपके NAPCC के अंडर हैं, उन्हें और ज्यादा यहाँ पर प्रायोरिटाइज किया जा सके और एनहांस किया जा सके। सेकंड कह रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने क्रिएट किया है नेशनल क्लीन एनर्जी फंड, जिसके चलते फाइनेंसिंग और प्रमोशन की जा सके क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स की। और थर्ड में कह रहे हैं जो इंडिया के ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन इंटेंसिटी है ऑफ इट्स GDP, वो रिड्यूस की जाएगी बाय 50% बिलो 2005 की जो लेवल्स हैं बाय 2030 एज पर द कमिटमेंट्स मेड इन द पेरिस एग्रीमेंट। तो ये 3 स्टेटमेंट्स अब आपको यहाँ पर दी गई हैं इंडिया से रिलेटेड। थोड़ा सोचिए यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन देखिए कौन कौन सी हैं, क्या क्या कमिटमेंट्स रखी गई थी, और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो बेसिकली यहाँ पर आपकी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है कि पहली बात जो NAPCC जो आपका एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है, यहाँ पर एक अम्ब्रेला मिशन है आपके प्राइम मिनिस्टर काउंसिल का ही ऑन क्लाइमेट चेंज, तो वहीं पर उन्होंने क्या कहा है कि जितने भी उनके अंडर अभी ऑलरेडी मिशंस ऑनगोइंग हैं कि उन्हें रिप्रायोरिटाइज किया जा सके, नए मिशंस ना लगाए जा सकें, कि ताकि जो ऑलरेडी हमारे मिशंस चल रहे हैं उनसे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट वहां पर निकाल सकें। उसके अलावा जो पेरिस एग्रीमेंट के अंडर कमिटमेंट्स हैं वहीं से आपका यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो गई है। क्या करेक्ट कमिटमेंट्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, बट उससे पहले NAPCC के बारे में अगर बात करें तो 8
कोर नेशनल मिशंस हैं। कौन कौन से हैं? सोलर एनर्जी आ गया, एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी आ गया, सस्टेनेबल हैबिटेट आ गया, वाटर, सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, ग्रीन इंडिया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर द क्लाइमेट चेंज। तो ये अब आपको डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं, यूपीएससी में नहीं तो आपके जो स्टेट पीसीएस रहते हैं वहां पर आपको इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ जाते हैं। कौन कौन से आपके इस तरीके के नेशनल मिशंस हैं जो कि एनएपीसीसी के अंडर वहां पर आते हैं, या उन्हें जो उनके कोर प्रोग्राम्स में से एक है। ठीक है जी। तो उसी के चलते जो हमारी भारत की सरकार है उन्होंने नेशनल क्लीन एनर्जी फंड 2010 में इसकी स्थापना की गई थी कि जितने भी आपके इस तरीके के इनिशिएटिव्स रहेंगे अब उन्हें फंडिंग की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये जो फंड रहेगा बेसिकली उन तरीके के प्रोजेक्ट्स को ही जो आपके क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं या हम कह सकते हैं क्लीन एनर्जी से रिलेटेड हैं, उन पर ये काम करेंगे, उन्हें ये फाइनेंस करेंगे, प्रमोट करेंगे इस तरीके क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स, ताकि जो क्लाइमेट चेंज का जो इंपैक्ट है उसे हम मिनिमाइज कर सकें। ठीक है जी। फिर बात आती है पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। 3 कमिटमेंट्स रखी गई थी। तो पहली जो बात यहां पर रखी गई है जो कि आपसे थर्ड स्टेटमेंट में भी पूछी गई थी कि यहां पर 33 to 35% रिडक्शन की बात की गई है 2005 के लेवल से बाय 2030। तो क्वेश्चन में आपको 50% दिया गया था। तो इस तरीके के जो फैक्ट्स रहते हैं जनरली यूपीएससी पूछ लेता है, तो इंपॉर्टेंट है आपको इंडिया की कमिटमेंट्स के बारे में पता होना। उसके बाद क्या थी कि 40% ऑफ इंडियाज पावर कैपेसिटी वुड बी बेस्ड ऑन नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज। उसके अलावा इंडिया यहां पर क्रिएट करेगा कि एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ around 2.5 to 3 billion tons of CO2 equivalent to an additional forest and tree cover by 2030। ठीक है जी। तो ये तो आ गई आपकी पेरिस की कमिटमेंट्स। उसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी है जिसका इंडिया पार्ट है, जिसके चलते इंडिया कोशिश कर रहा है यहां पर आपकी सोलर एनर्जी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, जिसके चलते काफी जैसे आपका कुसुम स्कीम ही हो गया, तो स्टेट द्वारा भी कुछ ऐसी स्कीम्स रन की जा रही है जहां पे सब्सिडाइज तरीके से जो आपके सोलर पैनल्स है वहां पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लोगों को एनकरेज किया जा रहा है कि अपने घरों पे सेटअप कीजिए, थोड़ी बहुत बिजली वो बेच भी सकते हैं उसमें से, उसके लिए उनका पीपी एग्रीमेंट भी वहां पर साइन किया जाता है। ठीक है जी। तो ये सभी इनिशिएटिव्स हैं इंडिया द्वारा जो कि शुरू किए गए हैं क्लीन एनर्जी के ऊपर और जो क्लाइमेट चेंज की वजह से इंपैक्ट हो रहा है उसे मिनिमाइज करने के ऊपर। तो आपको इन सभी चीजों के बारे में कैसे पता लगेगा कि करंट अफेयर्स आप फॉलो करते रहिए। जितने ज्यादा आपके करंट अफेयर्स इन चीजों में शार्प रहेंगे उतना ईजिली आप ऐसे क्वेश्चंस को वहां पर हैंडल कर सकते हैं। ठीक है जी। 5th क्वेश्चन देखते हैं आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन। बात हो रही है क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0। अब इससे रिलेटेड अब आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। पहले कह रहे हैं रिलीज की गई है नीति आयोग द्वारा, सेकंड में कह रहे हैं जो इनिशिएटिव है कि बेसिकली इनकलकेट करना चाहते हैं क्लाइमेट सेंसिटिव अप्रोच अर्बन प्लानिंग और जो हमारी डेवलपमेंट हो रही है इंडिया में। तो 2 स्टेटमेंट्स हैं, काफी सिंपल सी स्टेटमेंट है, इजिली आप आंसर कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो बेसिकली यहां पर सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। जो ऑब्जेक्टिव यहां पर बताया गया है, क्या इंटेंशन है, वो करेक्ट है, बट ये नीति आयोग द्वारा रिलीज नहीं की गई है। किसके द्वारा रिलीज की गई है? तो बेसिकली जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, ठीक है जी, तो उनके द्वारा ये आपका फ्रेमवर्क यहां पर लॉन्च किया गया था अलॉन्ग विद द स्ट्रीट्स फॉर द पीपल चैलेंज। एक वर्चुअल और इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था आपका स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत, तो वहां पर ही आपका ये लॉन्च किया गया था। तो बेसिकली जैसे कि हमने बात की कि जितनी भी सिटीज हैं जो कि अभी डेवलप भी हो रही हैं, जिन पे स्मार्ट सिटीज का काम भी चल रहा है, तो वहां पर ये जो फ्रेमवर्क है वो क्या प्रोवाइड करेगा, एक तरीके का रोड मैप प्रोवाइड करेगा कि कैसे हमें अपनी सिटीज को जब प्लान कर रहे हैं, अपने सिटीज में जब इन्वेस्टमेंट्स की जा रही हैं, तो कैसे हम क्लाइमेट चेंज को भी वहां पर बेसिकली कॉम्बैट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली इस फ्रेमवर्क में आपके 28 इंडिकेटर्स थे, 5 ब्रॉड कैटेगरीज के अक्रॉस जिन्हें डिवाइड किया गया था, वो कैटेगरीज आपको यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जैसे कि हमने बात भी की आपकी सेकंड स्टेटमेंट में कि बेसिक्स आइडिया यही है कि जो भी डेवलपमेंट की जा रही है, जो भी अर्बन प्लानिंग की जा रही है, क्लाइमेट सेंसिटिव तरीके से करनी है, ताकि जो हमारा एनवायरमेंट है, जो हमारी इकोलॉजी है, उसको कोई हार्म ना पहुंचे, कम से कम इंपैक्ट रहे और हम वहां पर एक अच्छी डेवलपमेंट भी कर सकें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है उसे अचीव करना है। ठीक है जी। तो ये थे आज के आपके 5 क्वेश्चंस। आई होप आप में से सभी ने ही अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। सिंपल क्वेश्चन थे, कोई ऐसे खास क्वेश्चन तो थे नहीं यहाँ पे कि आपको जिसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत आएगी। कुछ एक आधे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जैसे कि आपका जहाँ पर बहुत ही फैक्चुअल नॉलेज आपसे पूछ ली गई हो, तो फैक्ट्स रिटेन करने के लिए तो जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही बेहतर आपके लिए यहाँ पर रहेगा। बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। घबराने वाली बात नहीं है, स्कोर कम भी आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ईजी क्वेश्चन थे और आपको नहीं है। आपको क्या करना है, उन चीज़ों को दोबारा रिवाइज करना है ताकि दोबारा ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इजिली वहां पर आंसर कर सकें। ठीक है जी।
अगला सेशन हमारा साइंस एंड टेक का रहेगा, जिसमें हम ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। 5 क्वेश्चंस आपके पर्टिकुलरली इसी टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे, थोड़ा प्रिपेयर करके आइएगा ताकि आप अच्छे से यहाँ पर परफॉर्म कर सकें। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।